हेलो एवरीवन। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्न हैं और आप लोग जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो हमारे एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप ये पूरा वीडियो देखेंगे जिससे कि आपके इसमें जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको ये पूरे याद हो जाएंगे। ठीक है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आप वीडियो खत्म जब करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और इसमें जितने भी मैंने फैक्ट ऐड किए हैं वो सभी के सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं और आपको खुद ही लगेगा एग्जाम में जब बैठेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। देखिए, जब संविधान पारित किया गया था उस समय संविधान की शुरुआत में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। हालांकि नंबर्स की दृष्टि से देखा जाए तो आज भी 395 अनुच्छेद ही हैं, लेकिन अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में 470 प्लस अनुच्छेद हैं और अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाएगी तो 12 अनुसूचियां हैं और जो 12 अनुसूचियां हैं इसमें 8 अनुसूचियां तो प्रारंभ की हैं। इसके बाद जो 4 अनुसूचियां ऐड की गई हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे 9th शेड्यूल की अगर बात करेंगे तो इसमें दिया गया है, ये पहले अमेंडमेंट से ही ऐड की गई थी और आपको पता है कि 1951 में ये अमेंडमेंट हुआ था और इसमें भूमि सुधार संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, और इसके बाद 10वें शेड्यूल की बात करेंगे तो 10th शेड्यूल में दिया गया है कि हालांकि ये जो 10th शेड्यूल है इसको ऐड किया गया था 1985 में और इसका अमेंडमेंट था 52nd अमेंडमेंट और 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था और इसमें दिया है दल बदल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 11th शेड्यूल की बात करेंगे, इसको 73rd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था और 12th शेड्यूल की बात करेंगे तो इसको 74th अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था और ये दोनों ही अमेंडमेंट 1992 में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, इनके समय आए थे। ठीक है, नरसिम्हा राव के समय आए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 11th शेड्यूल में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जिक्र किया गया है और 12th शेड्यूल में दिया है नगर पालिका के बारे में। हालांकि हम लोग को शुरुआत की 8 अनुसूचियां भी आनी चाहिए तो आप एक दृष्टि से उनको भी कहीं देख लेना। ठीक है, जैसे पहले में बात करेंगे तो संघ के जो स्टेट होते हैं उनके जिक्र किया गया है अनुसूची नंबर 1 में। 2 की बात करेंगे तो इसमें वेतन का जिक्र किया है। 3 में बात करेंगे तो शपथ जो राष्ट्रपति दिलवाता है या फिर जो शपथ के बारे में चर्चा की गई है प्रशासनिक पदों पर उनकी दी गई है 3 में। 4 नंबर की बात करेंगे तो इसमें राज्यसभा की सीटों के निर्वाचन की बात की गई है। 5 नंबर अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें SC ST की सीटों के प्रावधान के बारे में चर्चा की गई है। 6 नंबर अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो SC ST की आबादी है इसके बारे में सीटों के प्रावधान की चर्चा की गई है। 7th शेड्यूल की बात करेंगे तो इसमें सूची दी गई है जो कि 3 प्रकार की होती हैं, आप जानते हैं। एक होती है संघ सूची और एक होती है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। ठीक है, आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान रखना। ठीक है, समवर्ती सूची को हमने कहां से लिया है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। जो 8वीं अनुसूची है इसमें भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, और संविधान में हमारे प्रेजेंट टाइम में जो भाषाएं दी गई हैं वो 22 भाषाएं दी गई हैं, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको उम्मीद करते हैं कि अनुसूचियां पूरी याद हो गई होंगी अभी अभी। ठीक है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। देखिए, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था पहले प्रश्न में ही कि 470 प्लस अनुच्छेद हैं और अभी 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, एक बार आप रिकॉल कर लीजिए। अनुसूची नंबर 1 में संघ के बारे में चर्चा की गई है। 2 नंबर अनुसूची की बात करें तो यहाँ पर वेतन का जिक्र किया गया है।
3 नंबर अनुसूची की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे शपथ के बारे में चर्चा की गई है। 4 नंबर में बात करेंगे तो यहाँ पे राज्यसभा की सीटों की चर्चा की गई है। 5 नंबर अनुसूची की बात करेंगे तो यहाँ पर SC/ST सीटों का आरक्षण की बात की गई है। और यहाँ पे बात करेंगे 6 नंबर में यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीटों की चर्चा की गई है। और 7 की बात करें तो यहाँ पे सूची दी गई है। 8 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे भाषाओं की चर्चा की गई है। 9 नंबर में बात करेंगे तो भूमि सुधार दिया गया है। 10 नंबर आप जानते हैं इसमें दिया गया है क्या, दल बदल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। और 11 नंबर सूची में पंचायती राज और 12 नंबर में सूची में दिया गया है नगर पालिका का जिक्र किया गया है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या क्या है? धाराओं की कुल संख्या बात की जाएगी। देखिए, धाराएं यहाँ पे आईपीसी की धाराओं की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे आर्टिकल्स का चर्चा कर रहा है। और ये ऐसा की ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने ऐसा की ऐसा ही क्वेश्चन इसमें लिया है और ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आप धाराओं को यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे बात की गई है आर्टिकल्स की। तो प्रेजेंट टाइम में 470 प्लस आर्टिकल हैं हम लोग के पास। ठीक है, संविधान की जब शुरुआत में बनके रेडी हुआ था उस समय हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स थे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो देखिए, इसमें बात की गई है आर्टिकल नंबर 1 में इसकी जिक्र किया गया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, द यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि यूनियन मतलब संघ, यानी कि ऐसा कोई भी राज्य जो भारतीय संघ में शामिल तो हो सकता है अपनी इच्छा से, लेकिन बाहर नहीं निकल सकता है अपनी इच्छा से, इसी को बोलते हैं यूनियन। ठीक है, अब अनुच्छेद नंबर 1 में आप जानते हैं कि अनुच्छेद नंबर 1 में कुछ सब क्लॉज ऐड किए गए हैं, जैसे जिनको हम लोग ABC का नाम दिए हैं। जैसे ए में साफ साफ चर्चा की गई है कि भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। ठीक है, बी में चर्चा की गई है कि राज्यों को हमने पहली अनुसूची में रखा है, राज्यों को हमने फर्स्ट अनुसूची में रखा है। इसी के बाद तीसरे की बात करेंगे, तीसरे सब क्लॉज की बात करेंगे तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो 3 प्रकार के क्षेत्र हमारे यहाँ होंगे, एक तो हमारे यहाँ राज्य हैं, राज्य हमारे कितने हैं तो 28 हैं। और हमारे यहाँ यूटीज हैं, यूटीज कितनी है तो हमारे यहाँ 8 यूटीज हैं। और इसके बाद बात की गई है अर्जित क्षेत्र की, और अर्जित क्षेत्र प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कोई नहीं है। हम अभी बात करेंगे जब सिक्किम के बारे में बात करेंगे तो अनुच्छेद नंबर 2 में उसका जिक्र किया गया है। देखिए, अनुच्छेद नंबर 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे कहा गया है किसी भी विदेशी राज्य को हम लोग अपने भारतीय संघ में शामिल कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 2 के तहत। 3 में कहा गया है हाँ, लेकिन 2 और 3 दोनों ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर आते हैं। 3 में कहा गया है किसी भी जो राज्य है उसके नाम, सीमा अथवा क्षेत्रफल में चेंजमेंट कर सकते हैं। 4 नंबर में 2 और 3 के जो आर्टिकल्स हैं इसमें प्रावधान दिए गए हैं उनका जिक्र 4 नंबर में किया गया है, उनकी विधियां दी गई 4 में। ठीक है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर यह आता है, इसलिए राष्ट्रपति इसमें वीटो पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको साधारण अमेंडमेंट के तहत शामिल किया जाएगा, इसको 368 के तहत शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको गिनते भी नहीं है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये 50% वोट से पास हो जाता है, आप ही ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, और 368 के इसको बाहर रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है तो हमने बताया था राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। आप ये यूनियन वर्ड जरूर याद रखना क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल मिलेगा आपके लिए। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? देखिए, नागरिकता अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। हमने आपको कई बार भाग याद कराने का प्रयास किया है, उसी क्रम में आप भाग याद कर लीजिए एक बार। UCFD में यूएस जो है वो अपने यूपी से पीछे है। ठीक है, यूसीएफडी में जो यूएस है ये यूपी अपना जो है ना इससे पीछे है। तो यू से आता है हमारे यहाँ यूनियन, सी से आता है सिटीजनशिप, एक बार आप लोग बोलते जाइए साथ साथ में।
F से आता है फंडामेंटल राइट, D से आता है DPSP और U से आता है यहाँ पे फिर से यूनियन, जो कि हम लोग इस यूनियन स्टेट की बात करेंगे, यानी कि भारतीय संघ की बात करेंगे जो गवर्नमेंट है हमारी। S से बात करेंगे तो स्टेट आ जाएगा और U से बात करेंगे तो यहाँ पे आता है यूटीज, ठीक है, और P से आता है पंचायत, ठीक है। देखिए जो हमारा यूनियन है ये भाग नंबर 1 में बात की गई है, 2 में बात की गई है सिटीजनशिप की, 3 नंबर भाग में बात की गई है फंडामेंटल राइट की, 4 नंबर में बात की गई है डीपीएसपी की, 5 नंबर में बात की गई है यूनियन की और 6 नंबर में बात की गई है स्टेट की। 7 नंबर हमने हटा दिया है, उसको निश्चित कर दिया है। 8 नंबर में यूटीज की बात की गई है और 9 नंबर जो भाग है इसमें हम लोगों ने पंचायत की बात की है। अगर बात करेंगे जो भाग नंबर 1 है इसमें आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक का जिक्र है और सिटीजनशिप में हमारे 5 से लेके 11 नंबर आर्टिकल तक जिक्र है और फंडामेंटल राइट में 12 से लेकर 35 तक का जिक्र है और डीपीएसपी की बात करेंगे 36 से लेकर 51 तक इसमें जिक्र है। यूनियन की बात करेंगे तो 152 से लेकर 237, 238, 39 जो आर्टिकल दिए गए हैं वो यूटीज में बात की गई है, ठीक है। तो पंचायत की बात करेंगे 243 नंबर आर्टिकल में बात की गई है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि नागरिकता के बारे में जो प्रावधान दिया गया है वो कहाँ दिया गया है, 5 से लेकर 11 तक दिया गया है। एक बात ध्यान रखना, जो नागरिकता है ये नागरिकता बहुत बड़ा वर्ड है, आप एक बार इसको समझ लीजिए। देखिए नागरिकता संबंधी जो मेन जो कानून थे ये शुरुआत में हमारे अनुच्छेद में ऐड तो किए गए थे, लेकिन इसमें सबसे पहली बार जो मेन आर्टिकल डाला गया वो डाला गया 1955 में, इसको हमने ऐड किया संविधान में, ठीक है। इसमें पहली बार अमेंडमेंट हुआ था 1986 में। ये क्वेश्चन सारे आ जाते हैं, ठीक है। नागरिकता संबंधी कानून जो हमने बनाए हैं ये हमने किस देश से लिए हैं, तो हमने लिए हैं ब्रिटेन की देश की प्रणाली से लिए हैं। हमारे यहाँ नागरिकता की कैसी प्रणाली है, तो एकल नागरिकता हमारे यहाँ प्रणाली है, एक चीज। दूसरी, नागरिकता को कौन से मंत्रालय के अधीन रखा गया है, तो आप ध्यान रखना नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय हमारे यहाँ जिम्मेदार है, ठीक है। इसीलिए जब CAA आया था तो उस समय हमेशा अमित शाह जी के बारे में उल्टा सीधा बोला जाता था, ठीक है। अब एक बार ये सारे आर्टिकल्स हैं इनको देख लीजिए। 5 नंबर आर्टिकल में जिक्र किया गया है कि जो 5 नंबर में कहा गया है भारत जब शुरुआत में बना था उस समय जो एक तरीके से जो मतलब कि प्रारंभ में जो नागरिकता दी गई थी उसके बारे में बात की गई है। तो 5 नंबर में, 6 में बात की गई है कि जो लोग पाकिस्तान से हमारे यहाँ आए हैं इंडिया में तो उनको नागरिकता देने के प्रावधान किए गए हैं। 7 नंबर में कहा गया है, तो 7 नंबर में कहा गया है जो लोग पहले इंडिया के थे और वो पाकिस्तान गए और फिर इंडिया आना चाहते हैं, मतलब कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आना चाहे तो उसके लिए कुछ तो प्रावधान होने चाहिए। इसीलिए हमने आर्टिकल नंबर 7 को ऐड किया और हम जानते हैं कि जो हमारा भाई है वो कभी ना कभी वापस तो आएगा, इसलिए हम लोग कभी कभी इसको बोलते हैं 7 खून माफ। 7 नंबर में दिया गया है जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए उन्हें वहां लगा कि हम यहाँ रह नहीं पाएंगे इसलिए फिर से वापस इंडिया आए, इसलिए नागरिकता के प्रावधान किए गए 7 नंबर आर्टिकल में। 8 नंबर में कहा गया है कि जो लोग भारत के बाहर कोई संघ बनाकर रह रहे हैं तो उनके लिए नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं 8 नंबर में। 9 नंबर में साफ साफ कहा गया है कि अगर आपने किसी देश की विदेश की नागरिकता ली, किसी विदेशी देश की नागरिकता ली अगर, तो आपने अपने देश की नागरिकता खो देनी पड़ेगी, ठीक है। और 10 नंबर में ध्यान रखना इसमें कहा गया है कोई भी आपने 10 नंबरी काम जब तक नहीं करोगे तब तक नागरिकता आपकी बनी रहेगी। 11 नंबर में कहा गया है साफ साफ कि जो हमारे यहाँ जो इसके लिए जो कानून बनेंगे वो संसद बनाएगी, जो कानून बनेंगे वो संसद बनाएगी और ये बनेंगे किस मंत्रालय के अधीन, तो हमेशा गृह मंत्रालय के अधीन इसके कानून बनेंगे, ठीक है। 7 नंबर में बात करेंगे क्वेश्चन में, तो निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है, तो फंडामेंटल राइट आपको बताया था मैंने 12 से लेकर 35 नंबर आर्टिकल तक इसमें जिक्र किया गया है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम बाकी पूरे डिस्कस करेंगे इनको, तो आप उनको जरूर देखना है, ठीक है। 14 से लेकर 18 तक, 19 से लेकर 22 तक और 23 और 24 में, 25 से लेकर 28 तक और 29 और 30, 31 हमने हटा दिया है और 32 नंबर एक और है, ठीक है। तो ये
ये कितने प्रकार के हुए? 3 और 3 6, एक हमने हटा दिया है, यानी कि 6 प्रकार के हमारे यहाँ क्या है? फंडामेंटल राइट हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। पहले कितने थे? 7 थे। 14 से लेके 18 तक ये समानता का अधिकार दिया गया है हमको, ठीक है, सभी लोग समान है। 19 से लेके 22 तक यानी कि वाक स्वतंत्रता कह सकते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, इसको न बाक न करो, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, ठीक है। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, और 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं शिक्षा के लिए, और 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो कि हमने इसको अमेंडमेंट किया, 44th अमेंडमेंट किया, और 300 के ए नंबर आर्टिकल में इसको हमने ऐड कर दिया। पहले ये फंडामेंटल राइट था, आज क्या है? तो ये विधिक अधिकार है। कैसा है? विधिक अधिकार। देखिए फंडामेंटल राइट और विधिक अधिकार में क्या अंतर है, मतलब मूल अधिकार और विधिक अधिकार, जो विधिक अधिकार होता है इसमें क्या अंतर होता है? जो फंडामेंटल राइट होती है इसको हमारी गवर्नमेंट भी हमसे नहीं छीन सकती है, लेकिन विधिक अधिकार में गवर्नमेंट हमसे छीन सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष है तो वो हमसे नहीं छीन सकता है किसी भी जमीन को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 32 नंबर आर्टिकल दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो यह है आर्टिकल नंबर 16। इसमें कहा गया है लोक नियोजन की समानता, यानी कि साफ साफ कहा गया है कि कोई भी नौकरी आती है उसमें सभी को फॉर्म भरने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल नंबर 16 के तहत। और इसी नंबर 16 में आर्टिकल में 16 का 2 नंबर क्लॉज इसमें ऐड किया गया है, जिसमें किसी विशेष वर्ग के लिए कुछ समय के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है, ठीक है। और बात करेंगे 14 की, तो विधि के समझ समानता की बात की गई है, यानी कि कानून के सामने सब बराबर हैं, ये आर्टिकल नंबर 14 बोलता है। 17 नंबर आर्टिकल जो है ये है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि किसी भी सार्वजनिक प्लेस पे आप किसी के साथ छुआछूत जैसा भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। 23 नंबर में कहा गया है ये है बलात्श्रम, आपसे कोई भी व्यक्ति बिना पैसे के काम नहीं करवा सकता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जिस समय देश में इमरजेंसी लगी होगी उस समय गवर्नमेंट आपसे फ्री में काम करवा सकती है, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। और इसमें यहाँ पे बंधुआ मजदूरी का विरोध भी किया गया है। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? देखिए मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि आर्टिकल नंबर जो 17 है ये कहा गया है अनटचेबिलिटी का अंत, ठीक है, जो टचेबिलिटी होती है इसका क्या कर दिया है? अंत कर दिया है आर्टिकल नंबर 17 के तहत, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। 16 की बात करेंगे तो लोक नियोजन की समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों की समानता की बात की गई है। 15 नंबर आर्टिकल में लिंग विभेद की बात की गई है, यानी कि आप किसी भी सार्वजनिक प्लेस पर आप स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 18 नंबर आर्टिकल में कहा गया है, क्या कहा गया है? तो यहाँ पे उपाधियों का अंत कहा गया है, ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी उपाधि जो कि मुगलों के टाइम में चलती थी, ठीक है, राजा रजवाड़े जो थे उनमें राजा जैसे लगा रहे थे सामने, राय बहादुर की उपाधि, ठीक है, बहुत सारी उपाधियां थी, इन सभी उपाधियों का क्या कर दिया? अंत कर दिया आर्टिकल नंबर 18 के तहत, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो जितनी भी उपाधियां मिलती हैं उन सभी को रखने का अधिकार हमारे पास है। जैसे जो लोग पीएचडी करते हैं तो वो डॉक्टर सामने लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान रखना इस चीज को, जैसे सेना में कोई ब्रिगेडियर होता है, लेफ्टिनेंट जनरल होता है, तो इसको भी अधिकार दिया गया है। एक और इसके साथ में अपवाद है कि अगर कोई आपको विदेशी उपाधि देता है तो विदेशी उपाधि को क्या आप रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। राष्ट्रपति अगर अनुमति करता है तो आप रख सकते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जैसे अपने देश के जो सर्वोच्च सम्मान जैसे भारत रत्न है, भारत रत्न, इसके अलावा पद्म विभूषण, भूषण, पद्मश्री,
क्या इनको भी ले सकते हैं या इनको रख सकते हैं? तो रख सकते हैं, लेकिन इनको टाइटल एज ए टाइटल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? मैंने ये कई बार ये पूरा आपको समझाया है, तो आप एक बार देख लीजिए। एक ट्रिक है, बहुत फेमस ट्रिक है, पकानी को का दू यो तशम। ठीक है, और इसके जो राष्ट्रपति के जो आर्टिकल हैं ये आप जानते हैं कि 52 से स्टार्ट होते हैं, 52 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा, एक बार आप देखिए। ठीक है, यहाँ पे 53 नंबर में, 52 नंबर में राष्ट्रपति के पद की चर्चा है। 53 नंबर में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। नीचे होता है निर्वाचन 54 नंबर आर्टिकल में। 55 नंबर में कोटा दिया गया है राष्ट्रपति का, और इसमें दिया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल हमेशा पूरा करता है 5 वर्ष का, तो उसकी डेथ ना हो। ठीक है, दोबारा निर्वाचन की बात करेंगे 57 नंबर की। ठीक है, योग्यता की बात करेंगे तो 58 नंबर में, और दशाओं की बात करेंगे तो 59 नंबर में। ठीक है, और शपथ की बात करेंगे तो 60 नंबर की, और महाभियोग जो आर्टिकल है 61 नंबर। ठीक है, आप एक चीज समझ लीजिए, जैसे निर्वाचन से क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से क्वेश्चन आएगा, तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन है इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, नियुक्ति नहीं होती है, नियुक्ति पीएम की होती है, सीएम की होती है। जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसमें लोकसभा, राज्यसभा, और जो राज्य होती है उसमें विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। तो विधान परिषद का कोऑर्डिनेट बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसमें भाग नहीं लेती है। लेकिन लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इन तीनों के ही जो निर्वाचित मेंबर होते हैं वो सभी मेंबर भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन यहाँ महाभियोग बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना, विधानसभा और विधान परिषद का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा की बात करेंगे तो महाभियोग में लोकसभा और राज्यसभा के टोटल मेंबर भाग लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, महाभियोग की बहुत बड़ी प्रक्रिया है अपने आप में। ठीक है, आप समझ ले होंगे। निर्वाचन के लिए भी 50 प्रस्तावक चाहिए शुरुआत में, 50 अनुमोदक चाहिए, इसके बाद आप इसके लिए चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, तब आप जीत पाएंगे। लेकिन महाभियोग के लिए आप ध्यान रखना 1/4 मेंबर आपके पहले साइन करेंगे, फिर आपको 2/3 बहुमत से एक सदन में पास कराना होगा। 14 डेज पहले आपको राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा, दोबारा राष्ट्रपति दूसरे सदन में जाके भाषण देगा। उसके बाद भी अगर वोटिंग से आपने 2/3 बहुमत से पास करा दिया तो राष्ट्रपति पे लग जाएगा महाभियोग और राष्ट्रपति को सीट खाली करनी पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, आपको थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तभी समझ में आएगा, ये इतना आसान नहीं समझना। ठीक है, आप कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं जिनको आप ध्यान से देखना। हमने शुरुआत में बताया था कि आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ हुआ, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, यूनियन वर्ड जरूर ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि संघ का मतलब फेडरेशन भी होता है। ठीक है, 2 नंबर में कहा गया है नए राज्य का प्रवेश, विदेशी राज्य का प्रवेश करने के लिए आर्टिकल नंबर 2 का इस्तेमाल किया जाता है। 3 नंबर में बात करेंगे तो राज्य का निर्माण, सीमाओं अथवा नामों में चेंजमेंट किया जाएगा 3 नंबर के तहत। 4 नंबर में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बताएंगी विधियां दी गई हैं इसमें। 5 नंबर में दिया गया है भारत के संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के प्रावधान। 6 नंबर में जो लोग पाकिस्तान गए थे वापस आए उनके लिए नागरिकता के प्रावधान, नहीं सॉरी, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं उनके लिए नागरिकता के प्रावधान। 7 नंबर में कहा गया है जो लोग पाकिस्तान गए फिर वापस आए तो उनके लिए प्रावधान। ठीक है, 7 खून माफ याद रखना इसी तरीके से। ठीक है, 8 नंबर में कहा गया है भारत के बाहर जो व्यक्ति रह रहे हैं उनकी नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं। 9 नंबर में कहा गया है अगर आपने किसी देश की नागरिकता ली तो अपने देश की नागरिकता आपको खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है, 10 नंबर में आप जानते हैं कोई भी 10 नंबरी काम नहीं करोगे तो आपका अधिकार बना रहेगा। 11 नंबर में संसद आपके नागरिकता के लिए कानून बना सकती है, ध्यान रखना, और एक गृह मंत्रालय के अधीन। 12 नंबर में राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 नंबर में मूल अधिकारों का असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां दी गई हैं। 14 नंबर में आपको बताया था विधि के समझ समानता है, सभी लोग समान है विधि की समझ। 15 नंबर में लिंग, जाति, मूल वंश के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 नंबर में कहा गया लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। 54 नंबर आर्टिकल मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। 55 नंबर आर्टिकल में कहा गया है निर्वाचन की रीति। 56 नंबर में
पदावधि है। 57 नंबर में पुनर्निर्वाचन की पात्रता है। 58 नंबर आर्टिकल में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं दी गई हैं। 59 नंबर में दिया गया है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, और 60 नंबर में राष्ट्रपति की शपथ है। 61 नंबर में राष्ट्रपति का महाभियोग है। 62 नंबर में राष्ट्रपति पद पर भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां दी गई हैं। 63 नंबर में उपराष्ट्रपति होगा भारत का एक, उपराष्ट्रपति राज्यपाल का सभापति होगा, राज्यसभा का सभापति होगा, ये दिया है 64 नंबर आर्टिकल में। 65 नंबर आर्टिकल में दिया गया है राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, ये 65 नंबर आर्टिकल में कहा गया है। 66 नंबर जो आर्टिकल है इसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। 67 नंबर आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के पदावधि की चर्चा की गई है। 68 नंबर आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त के लिए भरने की चर्चा की गई है। 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाती है, इसकी चर्चा की गई है। 70 नंबर आर्टिकल में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। 71 नंबर आर्टिकल में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय दिए गए हैं 71 नंबर आर्टिकल में। 72 नंबर आर्टिकल में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति दी गई है, जो कि बहुत ही पावरफुल है। राष्ट्रपति किसी भी मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति को या फिर फांसी पाए हुए व्यक्ति को भी माफ कर सकता है। 73 नंबर आर्टिकल में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आपने मूवी देखी होगी 72, जो अक्षय कुमार की थी, 72 सिंह, ठीक है। तो उस मूवी में लास्ट में आता कौन है, 73, जिससे क्या होता है, फैमिली का विस्तार हो जाता है, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसने दिया गया, आर्टिकल नंबर 73 में, ठीक है। 61 नंबर आर्टिकल में क्या दिया था, राष्ट्रपति पर महाभियोग। 161 में दिया गया है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति दी गई है, ठीक है। 72 नंबर में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति दी गई है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा 52 नंबर में, राज्यपाल होगा 153 नंबर में, 63 में उपराष्ट्रपति होगा, 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई 123 नंबर आर्टिकल में, और 213 का दिया गया है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। 239 का बी जो होता है ये उपराज्यपाल प्रशासक के आदेश जारी करने की शक्ति होती है, 239 का बी। 74 नंबर आर्टिकल में कहा गया है इसमें राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा एक। 163 नंबर आर्टिकल में कहा गया है राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। 79 नंबर आर्टिकल में कहा गया है संसद का गठन होगा। और 80 नंबर में 79, 80, 81, ठीक है, 79, 80, 81 सरल संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। और 168 नंबर में राज्यों के विधानमंडलों का गठन होगा। 80 नंबर आर्टिकल में बता दिया राज्यसभा के संबंधित है। 171 नंबर विधान परिषदों से संबंधित है। 81 नंबर लोकसभा, और 170 नंबर आर्टिकल जो है यह है विधानसभा की संरचना से संबंधित है। 75 नंबर आर्टिकल की बात करें, 85 नंबर आर्टिकल की बात करेंगे, सत्र, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात चल रही है यहाँ पे किसकी, तो 85 नंबर आर्टिकल में। 76 में भारत का एक महान्यायवादी होगा, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और 165 में कहा गया है जो राज्य होते हैं उनमें एक महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल, ठीक है, 165 नंबर आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है। और 169 में राज्यों की विधान परिषदों का सृजन या फिर उनका अंत होता है जो, वो दिया है 169 नंबर आर्टिकल में। 88 नंबर में महान्यायवादी के अधिकार दिए गए हैं। 143 नंबर आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट जो है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है 143 आप समझते होंगे ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये जो राष्ट्रपति होता है ये किसको बोलता है, सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, या तो इसका जवाब हाँ में ना में देगा, यानी कि, या इसको थप्पड़ दे देगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह राष्ट्रपति मांग सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर सलाह देता भी है तो राष्ट्रपति भी मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। 110 नंबर आर्टिकल में धन विधेयक की चर्चा की गई है। वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई 112 नंबर आर्टिकल में। 202 नंबर आर्टिकल में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है राज्य का। 124 नंबर में सुप्रीम कोर्ट, 214 में हाई कोर्ट, 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय जो होंगे, ठीक है। 129 नंबर आर्टिकल में जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये एक अभिलेख न्यायालय का काम करेगा, नजीर का काम करेगा। 215 नंबर आर्टिकल में दिया गया है उच्च न्यायालय जो होते हैं हाई कोर्ट, ये अभिलेख न्यायालय हो जाते हैं, ठीक है। 32 नंबर आर्टिकल में बात की गई है हाई कोर्ट जो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है वो 32 नंबर के तहत, और जो सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, और जो हाई कोर्ट जारी करती है वो 226 के तहत, ठीक है। 108 नंबर आर्टिकल में जिक्र किया है संयुक्त अधिवेशन का, जो कि राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो हमेशा
लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, एक बार ये चित्र और देख लीजिए। जो 2000 का नोट होता है इस पे हमेशा मंगलयान का चित्र छपा हुआ है। 500 के पे लाल किले का चित्र छपा हुआ है। 200 के नोट पे सांची का स्तूप छपा हुआ है। 100 नंबर के रुपए जो होता है इस पे रानी की बाब का चित्र छपा हुआ है। 50 रुपए के जो चित्र 50 रुपए का जो नोट है उस पे हम्पी का चित्र है और स्वच्छ भारत का लोगो छपा हुआ है। 20 रुपए के नोट पे अंडमान द्वीप समूह का चित्र है। 10 रुपए पे कोणार्क और 5 रुपए पे ट्रैक्टर और 2 रुपए पे दिया गया है भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का चित्र दिया गया है और 1 पे दिया है समुद्र के तेल निष्कासन स्थल का चित्र दिया गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा आपको। थैंक यू दोस्तों। हो सके तो मेरी मेहनत अगर पसंद आई हो तो आप किसी एक व्यक्ति को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और आप किसी को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।